तो हमारा पहला टॉपिक है बीएनएस की नींव। यहां हम दो सबसे जरूरी शब्दों को समझेंगे। एक है कार्य और दूसरा है व्यक्ति। जरा ध्यान से देखिएगा, ये इस कानून के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। देखिए, कानून कार्य या एक्ट को कैसे देखता है। इसका मतलब सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि कामों की पूरी सीरीज भी हो सकता है। जैसे इस तस्वीर में देखिए, घर में घुसना, फिर खिड़की तोड़ना और फिर मारपीट करना, ये सब मिलकर एक कार्य है। और इसका ठीक उल्टा होता है लोप या ओमिशन। इसका मतलब है जब आप वो काम नहीं करते जो करना आपकी कानूनी ड्यूटी है। मान लीजिए, जैसे कोई डॉक्टर मरीज का इलाज ना करे, तो वो एक लोप है। अच्छा, अब देखते हैं कि कानून की नजर में व्यक्ति कौन है। और ये बहुत दिलचस्प है। व्यक्ति का मतलब सिर्फ हम और आप जैसे इंसान नहीं, बल्कि कंपनियां और संस्थाएं भी होती हैं। और हां, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, बीएनएस लिंग यानी जेंडर को बहुत ही समावेशी तरीके से परिभाषित करता है, जिसमें पुरुष, नारी और ट्रांसजेंडर तीनों शामिल हैं। ठीक है, तो हमने कार्य और व्यक्ति को समझ लिया। अब अगला सवाल ये उठता है कि कोई भी कार्य अपराध कब बनता है। इसके लिए हमें दो चीजें समझनी होंगी, एक है अवैध और दूसरी है क्षति। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। क्षति या इंजुरी का मतलब सिर्फ फिजिकल चोट लगना नहीं है। क्लॉज 14 के मुताबिक ये 4 तरह की हो सकती है: शरीर को, मन को, ख्याति यानी कि रेप्यूटेशन को, या फिर संपत्ति को। इनमें से किसी को भी पहुंचाई गई कोई भी हानि क्षति है। जी हाँ, मेंटल टॉर्चर या किसी की रेप्यूटेशन खराब करना भी कानूनी तौर पर क्षति माना जाएगा। तो फिर अपराध की सीधी साधी परिभाषा क्या हुई? अरे बहुत आसान है। बीएनएस के तहत कोई भी ऐसा काम जिसके लिए सजा मिल सकती है, वो अपराध है। और हां, बीएनएस दूसरे स्पेशल कानूनों को भी मानता है, जैसे पीओसीओ एक्ट, तो उनका उल्लंघन करना भी अपराध ही माना जाएगा। चलिए अब जरा आपकी समझ को परखते हैं। एक सवाल है सबके लिए, अगर कोई ऑनलाइन ट्रोलिंग करके किसी की प्रतिष्ठा को, उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाता है, तो क्या इसे बीएनएस के तहत क्षति माना जाएगा? सोचिए जरा इस पर। बिल्कुल, अगर आपने हाँ सोचा है तो आप एकदम सही हैं। याद है अभी हमने क्या पढ़ा था? क्लॉज 14 साफ साफ कहता है कि रेप्यूटेशन यानी ख्याति को पहुंचाई गई हानि भी क्षति है। और ये आज के डिजिटल वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। चलिए अब मिलते हैं न्याय प्रणाली के मुख्य किरदारों से। इस सेक्शन में हम जानेंगे कि कानून की नज़र में न्यायालय और लोक सेवक आखिर कौन है। आसान भाषा में समझिए तो न्यायाधीश वो हैं जो फैसला सुनाते हैं, और न्यायालय वो जगह या वो ग्रुप है जिसमें एक या एक से ज्यादा न्यायाधीश मिलकर न्यायिक काम करते हैं। तो न्यायाधीश एक व्यक्ति है और न्यायालय एक संस्था। बस इतना याद रखना है। लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट, इसकी डेफिनेशन काफी वाइड है, काफी बड़ी है। इसमें सिर्फ सेना के बड़े अफसर या जज ही नहीं आते, बल्कि इलेक्शन ड्यूटी पर लगा हुआ एक कर्मचारी और हर वो सरकारी मुलाजिम भी शामिल है जो जनता के लिए काम कर रहा है। चलिए अब कुछ और जरूरी लीगल टर्म्स को देखते हैं जो सबूत, संपत्ति और अपराध से जुड़ी हुई हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कूटकरण या काउंटरफेट, इसका मतलब होता है नकली बनाना। लेकिन यहां एक शर्त है। शर्त यह है कि ऐसा करने का इरादा धोखा देने का होना चाहिए, जैसे कि ये नकली नोट। यहां पर सबसे जरूरी शब्द है इरादा। एग्जाम में लिखने के लिए ये फॉर्मल डेफिनेशन याद रखिएगा। क्लॉज 4 का सार बस यही है, धोखा देने के इरादे से किसी चीज की नकल बनाना। अब इसके दो जरूरी नियम समझ लीजिए। पहला, नकल का 100% परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। अगर वो इतनी मिलती जुलती है कि कोई भी धोखा खा सकता है, तो वो काउंटरफीट है। और दूसरा नियम, अगर नकल बहुत ज्यादा असली जैसी है, तो कोर्ट ये मानकर चलेगी कि इरादा तो धोखा देने का ही था। अब आते हैं दस्तावेज या डॉक्यूमेंट पर, और आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि कानून में इसका मतलब क्या है। ये सिर्फ कागज नहीं है। पत्थर पर लिखी कोई बात या आपकी यूएसबी ड्राइव में सेव की गई फाइल भी एक दस्तावेज हो सकती है। बस शर्त यह है कि उसे सबूत की तरह इस्तेमाल किया जा सके। अब संपत्ति से जुड़ी दो परिभाषाएं देखते हैं। पहली है जंगम संपत्ति, जिसे हम मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। सीधी सी बात है, जमीन और उससे जुड़ी चीजों को छोड़कर हर वो चीज जिसे एक जगह से दूसरी जगह हिलाया जा सके, जैसे कार, घड़ी या पैसे। दूसरी है मूल्यवान प्रतिभूति या वैल्यूएबल सिक्योरिटी।
ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे कोई कानूनी हक बनता है या खत्म होता है, जैसे वसीयत या फिर प्रॉपर्टी के कागजात। ये दो शब्द भी अक्सर पूछे जाते हैं, संश्रय और जलयान। संश्रय यानी हार्बर का मतलब है किसी अपराधी को गिरफ्तारी से बचाने के लिए मदद देना, जैसे उसे कहीं छिपाना या खाना पैसे देना। हाँ, इसमें एक मज़ेदार अपवाद भी है। कुछ मामलों में पति पत्नी का एक दूसरे को संश्रय देना अपराध नहीं माना जाता। और जलयान यानी वेसल तो सीधा सा है, पानी पर चलने वाला कोई भी वाहन, जैसे नाव या जहाज। चलिए, अब हम इस लेसन के फाइनल राउंड में आ गए हैं। यहाँ हम कुछ बची हुई परिभाषाएं देखेंगे और फिर करेंगे एक क्विक फायर रिवीजन। तैयार हो जाइए। कुछ और भी जरूरी परिभाषाएं हैं, जैसे कि जीव जंतु, जिसमें इंसान शामिल नहीं है, या फिर मास या वर्ष, जिसकी गिनती हमेशा ग्रेगोरियन कैलेंडर से ही होती है। ये छोटी छोटी बातें कानून में बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। चलिए एक क्विक रिकैप मेरे साथ दोहराइए। अपराध बीएनएस के तहत दंडनीय कार्य, क्षति शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को हानि, और व्यक्ति, इंसान, कंपनी या कोई भी संस्था। बहुत बढ़िया, ये तीन तो हमेशा हमेशा याद रखने हैं। तो आज का सबसे बड़ा सबक क्या है? वो ये है कि कानून में शब्दों का मतलब वो नहीं होता जो हम आम बोलचाल में समझते हैं, बल्कि उनका एक खास लीगल मीनिंग होता है। अगर बीएनएस को अच्छे से समझना है तो इन 39 परिभाषाओं को घोलकर पी जाना होगा। अगर ये 39 डेफिनेशंस याद हैं तो यकीन मानिए आपका बीएनएस का बेस एकदम स्ट्रांग है।